क्या पढ़ा जाए बताइए आप लोग, जो कहिए पढ़ा दे, जो आप लोग कहिए। इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या महमूद गजनबी के बारे में पढ़ना है? क्यों, कुछ खास लगाव है क्या उससे, कोई रिश्तेदारी वगैरह जुड़ी? तो इतनी सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सब कुछ हैं, महमूद गजनबी के बारे में ही क्यों? नहीं, हमें लगा हो सकता है कोई रिश्तेदारी हो। चलो महमूद गजनबी के बारे में पढ़ते हैं फिर। आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनबी। आज इंग्लिश से हटकर हिस्ट्री पे आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की विशेष फरमाइश पे जो कहेंगे पढ़ा दिए देंगे भाई। महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखिए, अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है, अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है खोरासान। कौन सा क्षेत्र है? खोरासान। क्षेत्र का नाम याद रखना, पूरी एक कहानी सुना रहा हूँ, पहले कहानी सुन लेना फिर लिखना उखना अपना, ठीक है। एक क्षेत्र है खोरासान, ठीक। यहाँ पे एक साम्राज्य हुआ करता था, तुर्क लोगों का साम्राज्य था। यहाँ पर एक साम्राज्य हुआ करता था तुर्क लोगों का, उनको सीमान साम्राज्य बोलते थे, सीमान साम्राज्य, सीमान साम्राज्य बोलते थे, ठीक। ये जो सीमान साम्राज्य था इसी का राज चलता था खोरासान क्षेत्र में, मतलब मध्य एशिया, खोरासान क्षेत्र सब वही था, ठीक। सीमान का साम्राज्य हुआ करता था। पहले कहानी सुनना ध्यान से, ठीक है। तो इसी साम्राज्य में एक गुलाम हुआ करता था, दुबला पतला ऐसे लकड़ी टाइप का एक गुलाम था। पहले गुलाम प्रथा चलती थी ना, तो वो गुलाम था एकदम दुबला पतला ऐसे जर्जर टाइप का, ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कई सालों से खाना ना खाया हो, ठीक। लकड़ी था, तो उसको लोग सिकुड़ा हुआ रहता था ऐसे एकदम, तो उसको लोग सिकुड़ा होने की वजह सुबुक कहते थे। क्या कहते थे? सुबुक, सबुक, चूंकि उतनी क्लिष्ट हिंदी तब नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो उसका बिगड़ा हुआ रूप, उसका बिगड़ा हुआ रूप सबुक कहने लगे। सुबुक सबुक जो मान लो, सबुक कहने लगे उसको, सिकुड़ा सकुड़ा सबुक, उसको क्या कहने लगी? सबुक। वो पतला सा जर्जर सा अपना इधर उधर घूम रहा था, टुच्चा सा, कोई मतलब नहीं, ठीक। गुलाम तो था ही। धीरे धीरे लोगों के तानों से तंग आकर सबुक सिकुड़ा लोगों के तानों से तंग आ गया। जब वो तंग आ गया तो वो फिर जिम ज्वाइन कर लिया भाई साहब। उसके बाद काजू किशमिश बादाम, जिम ज्वाइन किया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो सिकुड़ा रहता था, गुलाम था, तो काजू किशमिश बादाम कहाँ से आए? तो एक चीज़ ये भी जान लो कि उसके पिता जो थे वो तुर्क में सरदार थे, जो तुर्क सीमान साम्राज्य था उसमें सरदार थे, ठीक है। तो स्थिति थोड़ी सी सही हो गई थी। वो अब वो जब खाने पीने लगा, जिम ज्वाइन कर लिया, बढ़िया पहलवानी किया, कुश्ती लड़ा, उसके अंदर एक बदले की भावना आ गई कि अब लोगों को जवाब देना है, ये जो सिकुड़ा सिकुड़ा कह रहे हैं मुझे। उसने सोच लिया कि अब इनको हम कड़ी टक्कर देंगे, अब बताएंगे इनको हम, ये लोग जो हमें तीली, माचिस की तीली, कांडी, अजीब अजीब नामों से पुकार रहे हैं। तो उसने जिम ज्वाइन किया और हट्टा कट्टा बलिष्ठ हो गया एकदम। हाँ, जो प्रोटीन शेक वगैरह अपना लिया होगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि एकदम तगड़ा हो गया, तो लोग उसको तगड़ा बोलने लगे। अब तगड़ा आज के ज़माने में बोला जाता, उस समय तिगीन बोलने लगे, वहाँ की लैंग्वेज रही होगी, तिगीन बोलने लगे, ठीक। क्या बोलने लगे? तिगीन। धीरे धीरे जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, फिर ये सुबुक, कुछ लोग सुबुक पहले बोलते थे, फिर तिगीन बोलने लगे, तो ये सरदार बन गया इस सीमान का सरदार। सरदार मतलब राजा नहीं, सरदार मतलब राजा नहीं, ठीक है, एक पदाधिकारी। तो इसको मिलाकर इसका नाम हो गया सुबुक्तगीन। क्या नाम हो गया? सुबुक्तगीन। क्या नाम हो गया? सुबुक्तगीन। तो खोरासान में एक व्यक्ति था, कहानी यहीं शुरू हो रही है अब, ठीक। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन।
इस सुबुक्तगीन की शादी जो है वो जबलिस्तान की एक कुलीन परिवार की लड़की थी। कुलीन परिवार मतलब अच्छे परिवार की लड़की थी, जबलिस्तान की, वहीं ईरान में ही जबलिस्तान, वहीं की एक बढ़िया अच्छे परिवार की लड़की से हुई। और फिर अब भाई सरदार तो हो ही गया था ये, मतलब पदाधिकारी बन गया था, हट्टा कट्टा तगड़ा था, ठीक। अब कोई ताना वाना नहीं मार रहा था, अब किसी की वैसे भी हिम्मत नहीं पड़ती, सरदार बन चुका था, तो जीवन यापन बड़ा अच्छा चल रहा था, ठीक है। फिर भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, उन्होंने देखा कि अच्छा खासा घर परिवार चल रहा है, हालांकि था एक नंबर का ये भी टुच्चा आदमी, ठीक, ये भी टुच्चा आदमी था, इतना सीधा साधा नहीं था, इसलिए भगवान को समझ में आया कि रुको बताता हूँ, तुमसे भी टुच्चा भेद। फिर इसके घर पे एक पुत्र ने जन्म लिया 2 नवंबर 971 में, 2 नवंबर 971 में एक पुत्र ने जन्म लिया, ठीक। इसके घर में 2 नवंबर 971 में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया महमूद, ठीक। इसका नाम रखा गया महमूद। 2 साल बाद एक पुत्र और जन्म लिया, उसका नाम रखा गया इस्माइल। ये सब इस्लाम को मानने वाले थे, ठीक है। ये जो इसके पिता थे सुबुक्तगीन, वो इस्लाम को मानने थे, सुन्नी इस्लाम को। इस्लाम में शिया सुन्नी होते ना, सुन्नी संप्रदाय को, इस्लाम को मानने वाले थे। 2 पुत्र हुए, महमूद और इस्माइल। एक चीज़ और जान लो, जब वो सुबुक्तगीन, मैंने कहा ना वो भी टुच्चा, कम टुच्चा नहीं था, जब वो सरदार हो गया ना, तो वो खुरासान के सीमान का ही सरदार था। बाद में उसने बगावत करके अपना एक छोटा सा राज्य बना लिया, कहा कि भैया हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे, हम यहीं सही हैं, ठीक। टू रूल इन हेल इज बेटर देन सर्व इन हेवन, मतलब स्वर्ग का दास बनकर रहने से अच्छा है नर्क का शासक बन के रहो। उसका मानना था कि स्वर्ग का दास बनकर रहने से अच्छा नर्क का शासक बन के रहो, ठीक। तो उसने क्या किया कि वहाँ से अलग होकर एक अपना छोटा सा राज्य बना लिया। उस राज्य का नाम रखा गया गजनी। क्या रखा गया? गजनी। सुबुक्तगीन जो कि सरदार बना सीमान राज्य का, साम्राज्य का, तो उसने विरोध किया, बगावत किया और फिर अपना उनसे अलग होकर अपना छोटा सा राज्य बना लिया जिसका नाम गजनी रखा। अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का नाम गजनी रखा। तो इसीलिए महमूद नाम था बड़े बेटे का, इसको भी गजनी, गजनवी कहा जाने लगा। महमूद गजनवी, इस्माइल गजनवी, क्योंकि गजनी से आया था ये, राज्य का नाम था गजनी। कोई दिक्कत? ठीक। तो 2 नवंबर 971 ईस्वी में जन्म हुआ किसका? महमूद गजनवी का। 2 साल बाद इस्माइल गजनवी का। 2 पुत्र हुए। और इनके पिता कौन थे? सुबुक्तगीन। पिता कौन थे? सुबुक्तगीन। वही सिकुड़ा वाला आदमी फिर तगड़ा बन गया, सुबुक्तगीन। ये हैं भैया प्रोड्यूसर और ये हैं दोनों हैं इनके प्रोडक्ट। सुबुक्तगीन प्रोड्यूसर, ये दोनों प्रोडक्ट। ठीक। 2 नवंबर 971 को जन्म हुआ था किसका? महमूद गजनवी का। महमूद नाम रखे। ठीक। जब ये दोनों छोटे थे, महमूद और इस्माइल, तो इस्माइल जो था वो थोड़ा सीधा साधा था। आमतौर पे जो छोटा बेटा होता है वो ज़्यादा उद्दंड होता है, लेकिन ये यहाँ पे उल्टा था। यहाँ इस्माइल सीधा साधा था, ये महमूद बड़ा दुष्ट था, शरारती था, बहुत ही नटखट था, शरारती था, मतलब टुच्चा था, एकदम लत्ता टाइप का आदमी था ये। अब इसकी हालत ये समझ लो कि ये जब 8 साल का था तभी से इसके मन में ये आ गया कि मुझे रॉकी भाई बनना है। ठीक। गोल्ड माइन का बिजनेस करना है। ये भारत, इसके पिता जो हैं सुबुक्तगीन, भारत की अपार धन संपदा, सोना चांदी के बारे में अक्सर बताते रहते थे। तो ये सुनता रहता था, तो इसके मन में तभी से पनपने लगा कि मैं भारत की सारी धन संपदा लूट कर ले आऊँगा यहाँ। सोचिए 8 साल की अवस्था से इतना शरारती हैं। जिस उम्र में हमारे आपके यहाँ बच्चे क्या करते हैं, अभी तो मान लीजिए 8 साल की गेमिंग में शुरू हो जाते हैं, पबजी खेल रहे हैं, व्हाटएवर,
हम लोगों के समय में। तो भाई साहब इतना बड़ा डंडा लेके, टायर लेके उसी के पीछे पड़े हैं, आज तक समझ नहीं पाए कि मैटर क्या था। उस टायर से हमारी कोई दुश्मनी थी, क्या था वो ज़्यादा दूर चलता भी नहीं था, इधर उधर जाके गिर जाता था कहीं, लेकिन बस उसी के चक्कर में लगे हैं, खट 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 लगे हुए थे उसी के चक्कर में। पाँव में चप्पल नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस अजीब सा बचपना था, खुद नहीं पता क्या कर रहे थे। तो और वो क्या था, वो 8 साल की उम्र में अपार धन संपदा को लूटने के बारे में सोच रहा था, इतना टुच्चागिरी उसके अंदर शुरू से। और सुबुक्तगीन जो था, इनका प्रोड्यूसर, इनका पापा, इनके डैडी, अब्बा जान, वो छोटे बेटे से ज़्यादा स्नेह रखते थे, ज़्यादा लगाव था स्माइल से, क्योंकि जानते थे ना कि ये थोड़ा साइको आदमी है महमूद, इससे ज़्यादा लगाव रखूँगा, किसी दिन पेंसिल वगैरह चुभो देगा आँख में। तो वो स्माइल से ज़्यादा लगाव रखते थे। लेकिन ये क्या है, महमूद ये न पिता से लगाव रखता था, न स्माइल से, न माता से, इसको तो बस भारत का धन संपदा, अपार सोना चांदी चाहिए। शुरू से इसके दिमाग में बस गया, टुच्चागिरी इसके दिमाग में। चलो, इसकी मम्मी परेशान रहती थी, रोज़ इसके पापा से कहती थी कि कुछ गड़बड़ है, लग रहा है इसके चाल चलन सही नहीं दिख रहे हैं, ये टायर चलाने की उम्र में सोना चांदी की बात कर रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो वो कहते थे शांत रहो, अभी बच्चा है, शादी ब्याह कर देंगे, सब सही हो जाएगा, सुधर जाएगा, जहाँ सिर पर दुर्गा सवार होगी तहाँ अपने आप सही हो जाएगा। मम्मी भी थक हार के सो जाते थे, क्या करें अब। लेकिन उनको चिंता सताए जा रही थी कि ये बंदा जो है कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ कर दे। धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया महमूद, वो प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया, तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सब चीज़ों का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। अब उनको और चिंता हो गई कहीं कि अब वो सोच रहे हैं कि मैं तो सोच रही थी कि शादी ब्याह कर दूँ, ये तलवार लेके जाएगा भाई, मंडप में तलवार लेके चल पहुँच जाएगा। तो उसके पापा कहते तो क्या हुआ, ऐसी लड़की शादी कर दूंगा कि कट्टा लेकर आएगी वो मंडप में। तब इसको समझ में आया, फिर वो शांत बैठ गए, क्या जवाब दें। धीरे धीरे उम्र बीतती गई, ये बड़ा होता गया, इस्माइल भी बड़ा होता गया, महमूद भी बड़ा होता गया। हुआ क्या कि एक दिन सुबुक्तगीन पापा इनके भारत के पाल वंश के एक राजा थे, जयपाल। भारत के पाल वंश के राजा थे जयपाल। जयपाल ने कुछ सीमांत राज्यों से के साथ मिलकर चढ़ाई कर दिया था गजनी पे। ठीक, जयपाल ने ही खुद ही कर दिया था गजनी पे। तो उस समय सुबुक्तगीन ने महमूद से कहा कि जाओ समझा के आओ, कौन है ये दंगा कर रहा है, हंगामा कर रहा है, युद्ध करने हमसे चला है, बताओ दुनिया पे हम युद्ध कर रहे हैं, ये हमसे युद्ध करने चला है। महमूद गजनबी गया, वहाँ उनको पराजित किया, जयपाल को खदेड़ दिया वहाँ से, कहा मारूंगा इतना थप्पड़ दिखोगे नहीं है, निकल। तो जयपाल से सॉरी वॉरी बुलवाया, कान पकड़े, माफ़ी मांगे, आई एम रियली सॉरी बोल के निकल लिए। ठीक, उस दिन से महमूद गजनबी को, कहते नहीं जैसे तलवार खून मांगती है, उसी दिन से लत लग गई कि अब तो भारत जाऊंगा। अब भैया हुआ क्या कि 27 वर्ष की अवस्था में 971 में पैदा हुआ था, 998 में पिता की मृत्यु के बाद ये बैठ गया गद्दी पर। कब बैठा? 998 में, 27 वर्ष की अवस्था में। 27 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पे बैठा महमूद। ठीक, 27 वर्ष की अवस्था पे ये गद्दी पे बैठ गया। तो जब ये गद्दी पे बैठा तो इसका जो छोटा भाई था इस्माइल, उसने कहा कि भैया पापा मरते वक्त कह के गए थे कि गद्दी पे हमको बैठना है, भले बड़े आप हो, क्योंकि आपके चाल चलन ठीक नहीं दिख रहे। तो महमूद ने कहा कि यार तुम तो छोटे भाई हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, गजनी ले जाओ, तुम गजनी चाहिए तुम्हें, तुम गजनी के राजा बन जाओ, बाकी सब हम संभालेंगे। तो उसने कहा ऐसा नहीं होगा, आधा आधा बटेगा। तो इसने कहा हाथ देख, मारूंगा ऐसा थप्पड़ दरबार के बाहर गिरोगे। उसने कहा भैया आप गुंडे दिखा रहे हो। उसने कहा कि अभी एक फैट मारूंगा, टप्पा खा के 2 कदम दूर निकल यहाँ से। और दोनों में युद्ध हुआ, इस्माइल पराजित हुआ, इसने बंदी बना लिया अपने भाई को और संपूर्ण राज्य पर अकेला स्थापित हो गया। कब हुआ? 998 में, 998। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। गद्दी पे बैठा 998 में, 27 वर्ष की उम्र में। ठीक, अब देखो
जब 27 वर्ष की उम्र में 998 पे गद्दी पे बैठा, तो इसके दिमाग में इतना खुरापात भरा हुआ था कि मतलब ये चैन से बैठ ही नहीं सकता था। इतना उद्दंड, इतना मतलब नीच टाइप का आदमी था ये, क्या बताएं। ये तुरंत 2 साल बाद 1000 ईस्वी में भारत के सीमावर्ती राज्य पर हमला कर दिया। भारत के 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण कहाँ पर? सीमावर्ती राज्यों पर। सीमावर्ती राज्यों पर कहाँ पर पहला आक्रमण इसका था? पहला आक्रमण सीमावर्ती राज्यों पर। मतलब इससे रहा नहीं गया, सीमावर्ती राज्यों पर 2 साल बाद ही। ठीक, एक चीज़ आपको और बता दें थोड़ा सा, 998 में तो ये गद्दी पे बैठा था, लेकिन इसका राज्याभिषेक हुआ था 1002 में। पता है क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक मान्यता होती थी, बगदाद के खलीफा जिसको खिल्लत देते थे वही ओरिजिनल सर्टिफाइड राजा माना जाता था। तो 1002 में बगदाद के खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक, और सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला इंसान यही था, महमूद गजनबी। सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला इंसान यही महमूद गजनबी था। 1002 में कौन दिया था? बगदाद के खलीफा ने। तो कम टू द पॉइंट, 1000 ईस्वी में इस टुच्चे ने भारत के सीमावर्ती राज्यों पर हमला कर दिया। इससे रहा नहीं गया। ठीक, इसको मतलब एक सनक सवार हो गई थी। वहाँ से वहाँ के राजाओं को, हिंदू शाही राजा थे, लूट लपेट के भाग गया, लंपट हो गया। अच्छा, इसके आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य था लूटपाट करना और कुछ नहीं। ये लूटपाट करने आता था, वहाँ पर राज्य करने या शासन करने नहीं आता था। ठीक, और एक चीज़, इतिहास में सबसे पावरफुल राजा के नाम इसका दर्ज है कि सबसे पावरफुल, ये नहीं कि मतलब हम टुच्चा कह रहे हैं तो ये ऐसे रहा। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था इसका, बहुत ही बड़ा साम्राज्य था इसका, और खुद भी शक्तिशाली था। हष्ट पुष्ट बलिष्ठ था, शकल से थोड़ा कुरूप था। ठीक, एकदम ये मतलब था तो नीची ये। अब देखो, 1000 ईस्वी में सीमावर्ती राज्यों पर हमला करके लूट लपेट के ले गया। अब इसको सनक सवार हो गई। अब इसके घर में कुछ भी दिक्कत हो, घर में कोई भी आए, पता चले इसका बेटा आया, इसका बेटी आ रही, पापा चीनी खत्म हो गई है, घोड़ा निकालो चलो भारत, चीनी लेके आएंगे। मतलब इसको तो ऐसा हो गया था कि कोई भी काम हो, कहीं कोई न्यू ब्रांड शूज देख लिया, चलो भारत, सोना चांदी लेके आएंगे, सोने की जूती बनवाएंगे। मतलब इसको सनक सवार हो गई थी। और जब इसको सुल्तान की उपाधि मिली थी तभी इसने कहा था कि भारत के काफिरों को चुन चुन कर मारेंगे। कत्लेआम मचा दिया था ये। 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, 17 बार आक्रमण किया था इसने। और एक चीज़ जान लो, 17 के 17 बार सफल आक्रमण किया था, एक बार भी नहीं हारा। तो 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण था सीमावर्ती। सीमावर्ती मतलब एकदम किनारे किनारे पे, सीमाओं पे। ठीक, उसके बाद ठीक 1 साल बाद फिर, अभी मतलब सीमावर्ती राज्यों पर लूट लपेट के ले गए, अब 1 साल बाद फिर इसका सब खत्म हो गया। खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब प्यास देखो, इसकी दौलत की प्यास। इसको समझ में आया कि भारत में और संपदा है। वहाँ लोग बताते थे ना, वहाँ सबसे जाके बड़ाई करने लगा कि अरे मैं तो लूट लाया, ये लाया। किसी ने कहा मारूंगा एक थप्पड़, कान सही हो जाएगा। तो बन, लूट के लाया है, केवल चम्मच भर के लाया है। दरिद्र कहीं के देखे तो हो नहीं कभी, केवल वही चम्मच भर के 2 चम्मच पा गए, उसी में फूल गए। बाहर अंदर जाके देखो गधे, अंदर क्या है? पूरा भारत सोने चांदी से भरा हुआ है, और तुम केवल वही 1 किलो 2 किलो लेके भाग के कूद रहे हो। हट! उसने कहा अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो, सही है? तो उस आदमी ने कहा तुम जाके देखो तो अब बताओ। एक तो वैसे ही प्यासा था ये धन दौलत का, उसने और भड़का दिया। इसने कहा निकालो घोड़ा, करो तैयारी। फिर चल दिया। 1 साल बाद ही 1001 में दूसरा आक्रमण कर दिया। अब कहाँ कर दिया? पाल वंश के राजा जयपाल पे, जहाँ इनके पापा पहले किए थे। जयपाल ने, अभी मैंने थोड़ी देर बताया ना, जयपाल ने, पाल वंश के राजा जयपाल ने सुबुक्तगीन पर आक्रमण किया था लेकिन हार गया था। अब की बार इसने खुद कर दिया। 1001 में किस पे कर दिया? जयपाल पर। पाल वंश का शासक था। ठीक, पाल वंश का शासक था,
उस पर आक्रमण कर दिया। अब इस बार भाई ये खुद गया था जयपाल के यहाँ, हिंदू शासक था ये, महमूद गजनवी उनके यहाँ गया। 15,000 हाथी, कितना? 15,000 हाथी, 15,000 हाथी लेकर गया। गिफ्ट देने नहीं, मारपीट करने। तबड़क 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 घोड़ा लेके गया था, हाथी लेके गया था वहाँ गिफ्ट में, बट 15,000। और उधर से जयपाल 12,000, 12,000 हाथी, 30,000 पैदल सैनिक, 30,000 पैदल सैनिक लेके दोनों में आमना सामना हो गया। फिर भैया क्या बताएं, इधर से तीर कमान भाला, उधर से तीर कमान भाला, तलवारें टक टक सब लड़ रही हैं। ऐसा देख के दिमाग खराब हो जाए। इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन करो हैं कि 50-50 हज़ार लोग इकट्ठे जहाँ भिड़ जाएं, वहाँ क्या नज़ारा होगा, क्या दृश्य होगा। खून की नदियाँ बह रही होंगी। सोचो कैसा भीषण युद्ध हुआ होगा। आज के ज़माने में इस तरह से देख रहे हो, अभी यूक्रेन और रशिया में हो रहा है, मीडिया वाले कैसे छाए हुए हैं कवरेज। यहाँ 50-50 हज़ार, 1-1 लाख मर जा रहे हैं, उस समय किसी को पता ही नहीं। वो तो धन्य हो कुछ इतिहासकारों का जिन्होंने लिख दिया, हम पढ़ रहे हैं। हम देखने थोड़ी गए थे कि हम वहाँ गिन रहे थे, हाँ भैया 2 मर गया, अब तीसरा मर गया, 1,000 आए हैं, 2,000। हमने भी तो पढ़ा ही है ना, तो जो लिख दिए हम पढ़ लिए। ठीक, जयपाल और महमूद गजनवी में युद्ध हुआ, ये उसका दूसरा आक्रमण था। लेकिन मैंने बताया ना कि टुच्चा जी बचपन से ही प्लानिंग करके गया था ये। जयपाल तो आराम से सो रहे थे कि अरे चलो ठीक है, हार के चले आए हैं उसके पिता से, लेकिन अब कोई दिक्कत। लेकिन ये खुद पहुंच गया। अंत में बेचारे जयपाल की हार हो गई, जयपाल हार हो गई। जयपाल को बंदी बना लिया, कहा पेश किया जाए। जयपाल आए, कहा बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। जयपाल कहे क्या बताएं, अब तो बंदी बना ही लिए हो हुजूर, क्या बताएं, जो मर्जी कहे करो। तो आधे घंटे गाली दिया पहले जयपाल को कि तुम मेरे पापा के ऊपर चढ़ाई किए थे, कान उखाड़ दूंगा, याद रखना आइंदा से बदतमीजी मेरे सामने चलेगी नहीं, ठीक है। ये चोटी खोल, चोटी खोल, चोटी बांध के चोटी खोल। आधे घंटे गाली दिया। उसके बाद कहा चलो ठीक है, तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से इसके अंदर रहम आ गई, बाकी ये किसी पे रहम नहीं करता था, हत्यारा था, ये कसाई था, बट एकदम मतलब अधर्मी, नीच, दुष्ट, पापी, अन्यायी, निर्लज्ज, अधम, ऐसा प्राणी था। लेकिन ये क्या किया कि छोड़ दिया उनको छोड़ दिया। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ दिया, बहुत सारा धन संपदा लिया, बहुत सारा धन संपदा लिया। 15,000 हाथी और मांगे, तब जाके छोड़ा। और कहा अब ऐसे गोली की तरह निकल लो यहाँ से, दिखना नहीं मुझे यहाँ। तो वहाँ से जयपाल वापस आए। और कहा जाता है, इतिहासकारों ने जैसा लिखा है कि जयपाल अपने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या से उनका बेटा आनंदपाल आग बबूला हो गया। अभी उसकी भी कहानी बताएंगे। ठीक, अब देखो 2 कांड कर लिया। 998 में ये कमीना बैठा गद्दी पे, 27 वर्षीय अवस्था में 1,000 से कहानी शुरू कर दिया। मैं तो इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए बता नहीं रहा हूँ कि बहुत मायने नहीं रखता। 98 और 1,000 के बीच में भी इसने 3 आक्रमण कर दिए थे अपने ही क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन हमारे किसी काम का नहीं, इसलिए बहुत टाइम नहीं बर्बाद कर रहे। 1,000 में पहला आक्रमण सीमावर्ती राज्यों पर, 1,001 में दूसरा जयपाल पर। अब तीसरा देखो, तीसरा आक्रमण उसने किया था भेरा राज्य पर। भेरा राज्य पर वहाँ का राजा था बाजीराम, वहाँ का राजा था बाजीराम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, चौथा चलते हैं, चौथा मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो उसने इतने आक्रमण किए थे कि सब पढ़ाते रहेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कहीं पूछा भी नहीं जाता, जो इंपॉर्टेंट है मेन टॉपिक बता। चौथा आक्रमण उसने किया था मुल्तान पर। किस पे किया था? मुल्तान पर। पता है, इसको आज भी पाकिस्तान में बड़े इज्जत और सम्मान से देखा जाता है। पाकिस्तान के इतिहासकारों ने इसको बड़े ही सम्मान से देखते हैं और बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन हमारे भारत में इसको टुच्चा और लुटेरा ही मानते हैं, क्योंकि था ही, लूटपाट करने ही आया था, तो हम लुटेरा ही तो कहेंगे। यहाँ साइकिल चोरी करके कोई चला जाए, उसके बाद जीना हराम कर देते हैं हम लोग। तो ये तो पूरा धन संपदा लूट के लेके चला गया। भाई साहब कितना लूटा है, अगर इसका हिसाब बता दूँ ना तो आप तो जहर खा लोगे यहीं पे। अभी बताता हूँ, देखना।
इसने मुल्तान पे आक्रमण कर दिया। एक चीज़ पता है, ये इस्लाम को बहुत ही मानता था, सुन्नी संप्रदाय को, तो ये हिंदू शासक पर ही ज़्यादा आक्रमण करता था। लेकिन अब क्या, अब इसने मुल्तान पर कर दिया। ठीक, यहाँ तो मुल्तान में मुस्लिम शासक थे उस समय, लेकिन वो शिया धर्म को मानते थे। मतलब इस्लाम में शिया और सुन्नी होते तो वो शिया को मानते थे, और ये शिया का कट्टर विरोधी था, सुन्नी को मानता था महमूद गजनवी। इसीलिए इसने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। एक चीज़, ये तो धार्मिक क्षेत्र हुआ, राजनीतिक भी था कि उधर से ही फिर सेनाओं को लेकर आता, ऐसे धीरे धीरे कब्जा करते हुए इसको लूट खसूट करने में आसानी होती, इसलिए इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान में उस समय शासक था फतेह दाऊद का, शासन था फतेह दाऊद का। मुल्तान में उस समय किसका शासन था? फतेह दाऊद का। वहाँ का शासक था फतेह दाऊद। अब जब उसको पता चला कि महमूद गजनवी आ रहा है आक्रमण करने, उसकी हालत ख़राब। उसने कहा कि मैं मेडिकल लीव ले लूँगा, लेकिन उसका सामना नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत हत्यारा है, मारता कम है, घसीटता ज़्यादा है, उसके सामने नहीं जाऊँगा, सीधी बात है। तो उसको सब दरबारियों ने समझाया कि क्या कर रहे हो यार, बदतमीजी छोड़ो, गद्दी पे बैठो, उसकी गरिमा बनाए रखो। उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, सीधी बात है। कहीं बाल पकड़ के खींच लेगा, कहीं कान उखाड़ लेगा, गाली देता है वो। तो सब चिंता में पड़ गए कि हमारा शासक ही इस तरह से बोल रहा है, तो कहे क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जयपाल से युद्ध किया था, भारत का जो शासक जयपाल था, पाल वंश का शासक जयपाल, युद्ध किया था, जयपाल ने आत्महत्या कर लिया। उनकी जगह पे आनंदपाल बैठा है गद्दी पर, जो कि बहुत बड़ा राजनीतिक है, बढ़िया दिमाग है, चाणक्य की तरह उसकी बुद्धि है। तो फतेह दाऊद ने कहा सही बात है, कहा बिल्कुल सही बात है, आप उनसे मिलो। तुरंत टेलीफोन किया, आनंदपाल ने उठाया, यस आनंदपाल स्पीकिंग। उन्होंने कहा कि मैं फतेह दाऊद बोल रहा हूँ और बड़ी प्रॉब्लम है, मुसीबत में हूँ। जिसने आपके पिता को मारा, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या किया, वो मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, और यही सही मौका है, हम दोनों अगर मिल जाएं तो भाई साहब गर्दन तुम ले जाना, बॉडी यहीं गड़वा दूंगा मैं। आनंदपाल भी खुश, कहा अब सही बात किए हो तुम, अभी आता हूँ मैं। फिर लेकिन दिमाग लगाया, कहा मैं अगर चला गया उधर, इन केस गॉड फॉरबिड अगर कहीं कुछ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पूरा साम्राज्य इधर उधर। उसने अपने बेटे सुखपाल को भेज दिया। जयपाल ने आत्महत्या किया था, पाल वंश के राजे ने। इनका पुत्र हुआ आनंदपाल, ठीक। फतेह दाऊद ने किससे सहायता मांगी? आनंदपाल से। आनंदपाल ने अपने पुत्र सुखपाल को भेज दिया। सुखपाल को किसको भेज दिया? सुखपाल को। सुखपाल गया वहाँ सेना लेकर अपनी, ठीक, सेना लेके ही जाएगा, और क्या महेंद्र बाहुबली बन के जाएगा वहाँ, अकेले चला जाएगा? रजनीकांत समझ लिए हो क्या? और वो कोई अमरीश पुरी भी नहीं था महमूद गजनवी कि बाद में ही जीत हीरो की होगी। 2 टुकड़ों में अलग अलग फाड़ के वहीं दफना देता, ठीक है। तो ये सुखपाल वहाँ पे गया सेना लेकर अपनी, दोनों सेना मिल गई, सुखपाल की और फतेह दाऊद की। उधर से ये आ रहा था कौन? महमूद गजनवी। पहुंचा 4 महीने बाद, भाई दूर था, कोई नज़दीक थोड़ी है, 4 महीने बाद पहुंचा। तो पहले खाना वाना खाया, अपना डेरा डाला, लंगर डाला, फिर फ़ोन किया किसको? फतेह दाऊद को, कि मैं तुमसे युद्ध करने आया। फतेह दाऊद रिसीव ही नहीं कर रहे, कहे मैं अभी भी नहीं रिसीव करूँगा। उनका मंत्री रिसीव किया, कहा हाँ बताइए। तो उसने कहा कि बात कराओ। कहा वो बात नहीं करेंगे, वो एकदम हालत ख़राब है। कहा युद्ध करोगे या फिर हार मान लो, जो है सब कुछ दे दो। तो मंत्री ने फतेह दाऊद की तरफ देखा, फतेह दाऊद पहले कर, तो मंत्री क्या कहे ठीक है भैया, हम हार मानने को तैयार हैं, आ जाओ कूटो हमें। तो महमूद गजनवी पहुंचा उनके साम्राज्य में। जो थोड़ा बहुत ये सुखपाल गया था अपने दादा के, मतलब गुस्से में कि मेरे दादा को मारा है, इसकी वजह से मेरे दादा ने आत्महत्या किया है, ये थोड़ा बहुत उछल कूद मचाया।
तो इसको पकड़ के इसके बाल खींच के 2-3 तमाचा जब मारा, तब ये भी सरेंडर कर दिया, प्रभु आप जो कहोगे वही करूँगा, योर विशेज इज माई कमांड। तो उसने कहा तू इस्लाम स्वीकार कर ले, सुखपाल से कहा तू इस्लाम स्वीकार कर ले। कहा ये क्या बोल रहे हो ठाकुर, गलत बात है भाई, मैं कैसे इस्लाम स्वीकार कर। कहा करता है या फिर पट्टा निकालूं। कहा अभी यहीं कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, कहा पट्टा ना निकालो। और सुखपाल ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक, जब सुखपाल ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो महमूद गजनबी प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, और उसको वहीं मुल्तान का ही गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक, कुछ दिन गवर्नर बना रहा, बढ़िया ऐश की ज़िंदगी चल रही। इधर आनंदपाल को पता लगा, तो आनंदपाल ने कहा कि यार ये तो बड़ा कुत्ता आदमी निकला, इसको भेजा था मैं मारने के लिए, ये उसी की तरफ मिलके उसका गवर्नर बन गया। अब लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये हुए 4। अब इसका 5वां आक्रमण देखो, यही नहीं रुका है, इसका कमीनापन तो देखो। 5वां आक्रमण पर ये 1004 जो है 1005 में किया था, मुल्तान में 21 सन में किया था, 1005 में। ठीक, 5वां आक्रमण देखो, इसका इम्पॉर्टेंट है। 1006 और 7 के बीच में किया था 5वां आक्रमण। 1006 और 7 में किस पे, उसी सुखपाल पे जिसको गवर्नर नियुक्त किया था। पता है क्यों? क्योंकि वो बगावत करने लगा। वो 1-1.5 साल बाद बगावत पे उतारू हो गया। तो इसको पता चला, तो इसने कहा घोड़ा निकालो, लोड करो सारे असलहे, बताते हैं चल के। फिर पहुंचा, भाई साहब ऐसी मार मारा, ऐसी मार मारा इनको, सुखपाल को मुर्गा बनवा दिया। 1 घंटा वहीं मुर्गा बने रहे। उसके बाद फिर वापस आया। फिर उसका 6ठा आक्रमण 1008 में। देख रहे हो, रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। पूरा अमरीश पुरी बन गया था, एकदम विलन के पराकाष्ठा पार कर गया था। अब जो 6ठा आक्रमण था वो किस पर किया पता है? आनंदपाल पर। ये आनंदपाल कौन है पता है? जो सुखपाल है उन्हीं के डैडी, जयपाल का बेटा आनंदपाल, जिसने अपने बेटे सुखपाल को भेजा था। सुखपाल को मारने के बाद सीधा आनंदपाल के पास आया, कहा बताता हूँ अब तुम्हारा पूरा खानदान नष्ट करके आओ। जब आनंदपाल को पता चला कि मेरे बेटे को हम मार दिया है और मेरे पास आ रहा है, तो इनकी भी हालत ख़राब। कहे ये तो बड़ा हत्यारा निकला। लेकिन ये आदमी राजनीतिज्ञ था, चाणक्य था। ये तुरंत दिल्ली, कन्नौज, लखनऊ, ग्वालियर, ये पूरे सारे साम्राज्यों को मिला लिया था। छोटे बड़े जितने राज्य थे सबको मिलाकर एक संघ बना लिया, इकट्ठा करके संघ बना लिया। सबसे कहा कि अगर भाई साहब हम एक नहीं होंगे तो फिर ये आएगा, मार काट के चला जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसको, और फिर सब ऐसे बैठे रहोगे। तो सबने कहा कि यार पॉइंट तो है तुम्हारी बात में, यू गॉट अ पॉइंट, कुछ तो हमें करना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कुत्तागिरी दिखा रहा है, बार बार आ रहा है यहाँ पे, चीनी चाय पत्ती लेने आता है क्या यहाँ पे? जब देखो तब आ जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ आपस में गाली गलौज कर लो, गजनी से चला आ रहा है सीधा एक घोड़ा लेके। ये कोई बात है यार, इसको मारो, भगाओ इसको यहाँ से। सब में जोश भरा ये आनंदपाल ने। तो सब इकट्ठा हो गए, कहे बिल्कुल एक जगह इकट्ठे होके बैठेंगे, जाम से जाम टकराएंगे, उसके बाद आने दो, फिर उसको मार भगाएंगे। अब भैया फिर जा नहीं रहे हो, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठते हैं 3 यार, हैं? छोटा पैग, थोड़ा चखना, और तो शुरू हो गए ये सब आपस में। अब उसके बाद पूरी रात तो अपनी पार्टी वार्टी किए, जो भी किए होंगे। फिर सुबह एकदम अपना जो भी है, भाला फरसा, कुल्हाड़ी, हंसिया, गैता, जो भी जिसके पास था लेके सब खड़े हो गए, कहे आने दो उसको। उधर गजनबी को पता चल गया कि सब इकट्ठा हो गए हैं। गजनबी का कहा कि इकट्ठा होने दो, डजन मैटर, मला फ़र्क नहीं पड़ा। इतना कॉन्फिडेंस, रॉकी भाई बन रहा था वो पूरा।
कहा पूरा KGF जीत लूँगा मैं, इतना कॉन्फिडेंस। तब भी वो आया यहाँ पे। बताइए, कई राज्यों को मिलाकर एक संघ में बना दिया था इसने, कई राज्यों की सेनाएं खड़ी, उधर गजनी आ रहा है। आया, दोनों में भयंकर युद्ध शुरू, दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। फिर वही तलवारें टनकने लगी, खून की धाराएं बह रही थी, पूरा तलवारें एक दूसरे से जब टकरा रही थी ना, चिंगारी फेंक रही थी चारों तरफ, आसमान में बिजली चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बारात आई हो, चारों तरफ मंडप में ट्यूबलाइट जल रही हो। ये दृश्य हो गया था। और उसमें गजनी की सेना जो है वो पराजित होने लगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सेनाएं लेके आनंदपाल खड़ा था। गजनी की सेनाएं पराजित होने लगी, सब भागने लगी। अब गजनी कह रहा है, अरे रुको। सेनाएं कह रही, अब नहीं रुकने वाला, देख रहे हो पूरा समंदर है वो उसके पास, सेना सागर है सेना की, और तुम अफगान से इतनी सेना लेकर आए हो यहाँ। बताओ भाई, कहीं बारात जाती है अगर, तो अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो पिटता कौन है पता है? बाराती ही पिटते हैं, घराती नहीं पिटेंगे। उसकी वजह है कि इनकी तुम्हारी लाठी टूट जाएगी तो टूट जाएगी, लेकिन घराती जो होते हैं उनकी लाठी टूट गई तो बगल में फिर खड़ा है, काट डालेंगे और फिर लेके आएंगे। तो वही हाल हुआ है। तो इनका तो घर था, ये सेना का अंबार लगा दिया। लेकिन दुर्भाग्य होता है ना जिसका, आनंदपाल का दुर्भाग्य प्रबल था। जिस हाथी पर यह सवार था, उसी हाथी के पास बारूद फट गया और हाथी पागल हो गया, लेके इसको भाग गया। आनंदपाल की सेना में भगदड़ मच गई, और ऐसी भगदड़ मची कि सब सैनिक भागने लगे। और जब सब सैनिक भागने लगे तो पीछे से मौका मिल गया गजनी को, और अपनी सेना सहित सब पर आक्रमण कर दिया, पूरा कत्लेआम मचा दिया। 50,000 सैनिक को कुचल डाला वहीं पे, और आनंदपाल को बंदी बना लिया। बताओ, जीती हुई बाजी हार गए, बंदी बना लिया आनंदपाल को। अब उसके बाद आइए 7वां आक्रमण। 7वां आक्रमण 7वां आक्रमण इसने किया था ज्वाला देवी मंदिर पे। अब यहीं से शुरू है इसका, ज्वाला देवी मंदिर, मंदिरों पर आक्रमण। नगरकोट में था ये, आज भी है नगरकोट के ज्वाला देवी मंदिर में। ठीक, 7वां आक्रमण 1009 ईस्वी में किया था ज्वाला देवी के मंदिर पे। तब इसको आइडिया चला कि अभी तक तो हम टुच्चागिरी कर रहे हैं, अभी तक जो कर रहे हैं ये तो कुछ नहीं था। तब इसको पता चला कि ओहो, इतना मारपीट कत्लेआम किया और असली धन तो मंदिर में रखा हुआ है। पहली बार इसने ज्वाला देवी मंदिर पर जब आक्रमण किया, तब इसको एहसास हुआ। इसने कहा, अरे राम राम, फालतू हम युद्ध करते रहे वहाँ पे, असली धन तो यहाँ पे है। इतना अपार धन संपदा मिला कि प्रदर्शनी लगा दिया था गजनी में ले जाकर। बताएं कितना मिला था? जितना इतिहास में दर्ज है बताएं, ध्यान से सुनना। फिर मंदिर में धन जो मिला था 700 मन। पहले मन चलता था, जैसे 1 kg का 1 मन होता था, वो 16 kg का 1 मन होता था। कितना? 16 kg का 1 मन होता था। ठीक, 700 मन सोने चांदी का बर्तन मिला था। बेहोश मत होइएगा, ध्यान से देखिएगा, सोने चांदी का बर्तन मिला था। 700 मन, 700 मन समझ रहे हो? 1 मन बराबर 16 किलो। तो अब इमेजिन कर सकते हो 700 मन सोने चांदी का बर्तन। नाउ यू कैन इमेजिन योर माइंड। पागल हो जाओगे भाई साहब। 1 तोले की चैन गायब हो जाए नहीं तो आदमी आत्महत्या करने लगता है। 700 मन, सोच के देखिए। और क्या मिला था पता है? 200 मन सोना मिला था। 200 मन सोना, सोने की मुहर, सिक्के जो भी हो उस टाइम पे जो रहा होगा। 2000 मन चांदी, 2000 मन चांदी, इसको नोट कर लेना। 20 मन हीरे जवाहरात, 20 मन हीरा। इतना मिला था कहाँ पे?
ज्वाला देवी मंदिर में इतना 700 मन सोने चांदी का बर्तन, 200 मन सोना, 2000 मन चांदी और 20 मन हीरा। अब सोच लो इतना मिला था मंदिर में। अब उसकी आँख खुली खुली रह गई। उसने कहा दादा रे दादा, सारी चीज़ यहाँ पे रखी है, हम वहाँ मर रहे हैं। उसने कहा अब तो तंबू यहीं गड़ेगा, अब मंदिर ढूंढो। उसने अपने गुप्तचरों को लगा दिया कि पता कर रहे मंदिर कहाँ है। गजनी पहुंचा वहाँ, पूरा प्रदर्शनी लगा दिया, सब देखने आने लगे दूर दूर से, अनेक राज्यों से लोग आने लगे देखने की इतना धन संपदा। लेकिन उसने ये भी कह दिया कि भारत पे लूटने का अधिकार सिर्फ मेरा है, अगर किसी ने आंख उठाई तो आंखें फोड़ दूंगा। और उसके अगेंस्ट जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। ठीक, अब देखो ऐसे तो इसके बहुत सारे आक्रमण थे। मेन जो ये तो सभी महत्वपूर्ण है। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 16वां आक्रमण, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 16वां आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पे हुआ था। सोमनाथ के, गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ के मंदिर पे। कब हुआ था? 1025 में। 1025 में कब हुआ था? 1025 में सोमनाथ के मंदिर पे हुआ था 16वां आक्रमण। कैसे नंबर का था? 16वां आक्रमण था ये, 1025 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय भीमदेव वहाँ के शासक थे जब ये पहुँचा। इसको जब किसी ने बताया, वहाँ पे इसके दरबारियों ने बताया, कहा सुल्तान एक मंदिर और है भारत में जहाँ पे इतना धन मिलेगा, इतना धन मिलेगा कि आपकी प्यास जन्मों जन्म की ये जो सोने चांदी की प्यास है मिट जाएगी। तो उसने कहा मजाक कर रहे हो यार, अब नहीं, अब कहाँ बचा है, सब तो लूट लाए। दरबारी ने कहा पगलैती दिखा रहे हो, अब अभी तो मेन बचा है, ये जो तुम लूट के लाए हो ये सब तो खिलौना है, खेलने वाला है सब, मेन अब बचा है। उठ के खड़ा हो गया ये, ही गॉट स्टन्ड, सरप्राइज्ड। ने कहा क्या बात कर रहा है बे, अब बता रहा है ये बात, मतलब इतना लूटने के बाद अभी बचा है ये भारत वालों के पास, ये कहाँ, मतलब ये सोने चांदी में ही। उसने कहा भाई साहब सुल्तान हल्के मत लेना भारतीयों को, ये सोने की थाली में भी खिचड़ी खाते हैं, सत्तू भी खाएंगे तो चांदी की थाली सोने की थाली में, इतने अमीर हैं ये। कहा दादा रे दादा, अब बता रहा है ये बात, निकाल घोड़ा। कहा पक्का? पक्का। फिर घोड़े पे सवार हुआ और 1024 दिसंबर 1024 में घोड़े पे सवार हुआ और पहुंच गया कहाँ? सोमनाथ की मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर पे पहुंचा तो वहाँ पे पहुंच के फ़ोन किया भीमदेव को, वहाँ के राजा थे। अब वो भाई साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ये फिर लगातार मिस कॉल पे मिस कॉल मारने लगा तो वो फ़ोन उठाए, हेलो। तो इसने कहा गजनी स्पीकिंग। उसने कहा स्पीको, हम क्या करें गजनी स्पीकिंग। गजनी ने कहा कि मैं तुम्हारे अड्डे पे आया हूँ, चाहे युद्ध कर लो आके, चाहे स्वीकार कर लो, हमको लूटने दो, लूट लपेट के चले जाएंगे यहाँ से। भीमदेव ने कहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम पहले से ही दरिद्र हैं, हमको क्या लूटोगे। तो गजनी ने कहा कि ओहो उल्लू बना रहे हो, गुप्तचर पहले ही बता दिए हैं सारा धन मंदिर में है सोमनाथ की। तो भीम ने कहा ओहो ये बात है, मतलब सोमनाथ के मंदिर वाला धन लूटने आए हो। तो गजनी ने कहा और क्या। तो उसने कहा भाई साहब ऐसा है कि जाओ अपना लूटो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। गजनी ने कहा पगला गया है क्या बे, अरे तुम राजा हो, तुम विरोध नहीं करोगे, तुम्हारे राज्य का धन संपदा लूट के ले जाएंगे, तुम विरोध नहीं करोगे। तो भीमदेव ने कहा कि ऐसा है कि मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं राज्य के बाहर हूँ, कह के फ़ोन काट दिया। फिर गजनी भी दिमागी था, लैंडलाइन पे मिला दिया। फिर उठाया इसने, भीमदेव ने कहा हेलो। उसने कहा गजनी बोल रहा हूँ। तो ये कह रहा मैंने बताया ना कि मैं बाहर हूँ अभी। तो कहा भाई साहब लैंडलाइन लेके बाहर गए हो, झूठ बोल रहे हो, लड़ना है कि नहीं साफ साफ बताओ। तो भीमदेव ने कहा कि ऐसा है कि
ये तुम जितना लूट लपेट टुच्चागिरी लुखई लुच्चई किए हो, इसी सब से हम लोग तंग आकर अपना सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात ले जाके मंदिर में रख दिए, पूरे साम्राज्य राज्य वाले। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं, भगवान सोमनाथ करते हैं। और तुम्हारी इतनी बड़ी औकात कि तुम उनसे जीत कर वहाँ से चुरा ले जाओगे? तो गजनी हंसने लगा, कहा तो पक्की बात है ना, फिर अब ले जाएं, कुछ बोलने नहीं आओगे? बीच में फिर दखलंदाजी मान्य नहीं होगी, इनवैलिड माना जाएगा। भीमदेव ने कहा भाई ले जा, काहे पका रहा है, हट फोड़ रख, काट दिया। अब भीमदेव आराम से चुपचाप सो गए। अब इसने अपने सैनिकों को से कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ने नहीं आएगा, चलो मंदिर। सैनिक आए मंदिर, तो वहाँ पुजारी भक्त सब खड़े थे। पुजारी देखे गजनी को, सारी पब्लिक देखी गजनी को, कांपने लगी, ये हत्यारा कहाँ से आ गया, तैमूर लंग टाइप का। तो पुजारी ने बताया गजनी से कि देखिए इसकी रक्षा स्वयं भगवान सोमनाथ करते हैं, हवा में लटक रही है उनकी मूर्ति। सोमनाथ भगवान की जो मूर्ति है वो हवा में है, नीचे कोई कुछ है ही नहीं। जो ऐसे शिवलिंग है वो हवा में है, नीचे है ही नहीं, क्योंकि उसकी दीवारें ऐसे चार नहीं, वो अजीब तरीके से बनाई गई है 5 आकृतियों पे, ठीक। और वो सब मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो टिकी हुई थी। बाकी गजनी तो नहीं डरा, लेकिन बाकी सैनिक डर गए, कह रहे दादा क्या बात कर रहे हो, हवा में लटकी हुई है, जमीन पे है ही नहीं मूर्ति। पुजारी ने कहा बिल्कुल हवा में है भाई, ये सब भगवान सोमनाथ की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। सैनिकों ने कहा सरदार, हे सुल्तान। सुल्तान कह रहा है बोलो। कहा देखो तो क्या बोल रहे हैं पंडित जी, हवा में लटकी है, कुछ तो महिमा होगी। सुल्तान कह रहा चुप, शट अप। हाँ पंडित जी और बताइए। पंडित जी ने कहा कि देखिए इनकी महिमा अपरंपार है, नष्ट हो जाओगे आप खुद। तो गजनी ने कहा ऐसा है पंडित जी, निकलो यहाँ से, बाकी मुझ पे छोड़ दो, सैनिकों आगे बढ़ो। पीछे मुड़ के देख रहा है, सैनिक आगे बढ़े ही नहीं। फिर कह रहा है सैनिकों आगे बढ़ो, फिर मुड़ के देख रहा है, सैनिक बढ़े नहीं। गजनी गुस्से में आ गया, कहा पगला गए हो क्या तुम लोग, कह रहा हूँ आगे बढ़ो तो वहीं खड़े हो। तो एक सैनिक उसमें से अपनी जान की परवाह ना करते हुए बोला ऐसा है सुल्तान, मैंने आपका नमक खाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिंदगी दांव पे लगा दूँ। 4 रुपए किलो नमक खरीद के मुंह पे मारूंगा सीधे, और मैं जाऊंगा नहीं आगे। देख रहे हो, बता रहा है वो पंडित जी, बता रहे हैं कि मूर्ति हवा में लटकी है, इतनी उनकी महिमा है, और कह रहे हो अंदर जाओ, खुद ही चले जाओ, सोना मिलता है चांदी मिलता है तो अपने यहाँ ले जाते हो, हमको थोड़ा सा पकड़ा देते हो, आगे हम जाए भग। गजनी कहा पगला गए हो क्या, कैसे जवाब सवाल कर रहा है, बात कैसे कर रहा है। उसने कहा सुल्तान होश में बात करना, आगे तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे यहीं मार डालूं। सुल्तान गुस्से में अपने सेनापति से कहा इसका सर कलम करो और तुम आगे जाओ। सेनापति ने कहा गए सुल्तान बहुत हो गई गुंडई, आगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, सीधी बात, नो बकवास। देख रहे हो क्या बोल के गया, मंदिर में कोई ताकत है, जाऊंगा नहीं। तभी तो इनका राजा लड़ने नहीं आया, कुछ तो विरोध करता, इतनी अपार धन संपदा को जो भगवान के भरोसे छोड़ दिया, खुद सोचो। तो गजनी भी कहा हाँ यार बात तो सही है, कुछ तो बात होगी तभी तो लड़ने नहीं आया, कह रहा है जाओ लूट लो। लेकिन फिर इतनी अपार धन संपदा देखने के बाद गजनी अब कहाँ कंट्रोल हो रहा है उसको। उसने अपने सैनिकों से कहा कि देख बेटा, दूसरे सैनिक को बुला कहा देख बेटा चल, तुझे सबसे ज़्यादा सोना दूंगा, इतना दूंगा, चल तू। उसने कहा देखो सरदार, अभी पिछले महीने मेरी शादी हुई है और टेंट वाला अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसका 2 कलछुल, 1 जग, मग्गा, बाल्टी, खटिया सब गायब है, वो अभी भी लेकर रजिस्टर पीछे पड़ा रहता है, कहता है इसको पूरा करवाओ, अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरे परिवार वालों से पूरा करवाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। अब गजनी अपने सैनिकों को समझा समझा के परेशान है, लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं है। गजनी ने कहा यार ये तो महापागल हैं लोग, अभी इतनी दूर आकर तो मैं हार नहीं मान सकता। उसने कहा मैं खुद ही जाऊंगा। अब वो आगे गया, घुस गया मंदिर के अंदर, और घुस के फिर ऐसे वहाँ झाँका, कहा आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, अरे कुछ नहीं पागल बना रहे हैं लोग, आ जाओ। तब सैनिकों में हिम्मत बढ़ी और सैनिक अंदर गए, देखे सच में हवा में लटक रही है मूर्ति। अब सैनिक मंदिर तोड़ने की बजाय प्रणाम की मुद्रा में आ गए, कहे प्रभु देख रहे हो क्या क्या है यार, गजनी यार कहाँ ला दिए तुम।
महमूद गजनवी ने कहा कि भाई शांत रखो, धीरज रखो, एक दीवार तोड़ो। मजबूरी है, बेचारे सैनिक क्या करें, एक दीवार तोड़े तो मंदिर मूर्ति थोड़ा सा लटक गई। उसको समझ में आ गया कि नहीं, केवल इन्हीं दीवारों में कुछ मैटर है। उसने तोड़ दिया, मूर्ति को तोड़ दिया, और भाई साहब सारा धन संपदा वहाँ से लूट कर ले जाने लगा। सारा धन संपदा, पता है कितना मिला? संपदा था भाई साहब 30,000 घोड़ों पे भर कर जा रहा था, 30,000 घोड़ों पर। सोचो कितना धन संपदा लेके गया होगा। जब जा रहा था रास्ते में जाटों ने आक्रमण कर दिया। ये घोड़े पे हीरा चांदी सोना सब लाद के ले जा रहे थे, तो रास्ते में जाटों ने आक्रमण कर दिया। झाड़ियों के पीछे छुपकर, पहाड़ों के पीछे छुपकर जाटों ने आक्रमण कर दिया। पत्थर मार रहे हैं, ईंट मार रहे हैं, ऐसे और क्या, वो ऐसे कबीले वाले थे, तो वो आक्रमण कर दिया। तो गजनी ने अपने सैनिकों से कहा कि ध्यान मत दो, पत्थर मार रहे हैं मारने दो, खून बह रहा है बहने दो, लौट के आएंगे तब बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक पत्थर मारते तो ये सैनिक उसको दौड़ा लेता, तो पीछे से दूसरा आके बोरी लेके चला जाता। फिर अगले को एक पत्थर मारे, वो सैनिक उसके पीछे भगा, पता चला झाड़ी में से एक निकल के आया, फिर एक बोरी लेके भाग गया। ऐसे वो चुरा रहे थे। तो गजनी समझ गया ट्रिक। उसने कहा जवाब ना दो, पत्थर मार रहे हैं मारने दो, लौट के आएंगे तब बताएंगे। चला गया 1025। फिर 1027 में आया, आखिरी आक्रमण किया। 1027 में आखिरी आक्रमण किया जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। ये इस बार जब आक्रमण किया तो ये कुछ लूटा नहीं, केवल बदला लेने की भावना से किया था। जाटों से बदला लिया और चुन चुन के घर में से निकाल के मारा। ठीक, 1027 में आखिरी आक्रमण, 17वां आक्रमण था उसको। भाई साहब एक चीज और जान लो, गजनबी का दरबारी कवि था फिरदौसी। दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि फिरदौसी था। ये अक्सर पूछा जाता है दरबारी कवि या फिर फिरदौसी किसका दरबारी कवि था, तो गजनबी का था। किसका था? गजनबी, महमूद गजनबी का। ठीक, दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। किसकी रचना की थी? शाहनामा की। शाहनामा की रचना की थी। किसकी? शाहनामा की। ये एक कवि था, इसकी ख्याति लोगों में इतना थी, गलियों में इतना ज़्यादा थी कि बात गजनी तक पहुंची, महमूद गजनबी तक। तो जो उसके दरबारी थे उन्होंने कहा कि सुल्तान एक कवि है जिसका नाम है फिरदौसी, उसकी जो प्रशंसा है लोग आपसे भी ज़्यादा करते हैं। मतलब आप सुल्तान हो उतना आपको नहीं जानते होंगे लोग जितना इसको जानते हैं। तो सुल्तान को जलन हुई, उसने कहा क्या बात कर रहा है, नमक मेरा खा रहा है और बड़ाई उसकी कर रहा है। उसने कहा नहीं हुजूर, मैं सही बोल रहा हूँ, आई एम सत्यमोदती। कहा यू आर सत्यमोदती? उसने कहा हाँ। कहा बुलाओ फिरदौसी को। कॉल फिरदौसी। फिरदौसी आया। यस सर। यू कॉल्ड मी? उसने कहा यस। आई फिरदौसी? उसने कहा यस सर। उसने कहा कि क्या करते हो? उसने कहा आई एम अ पोएट, मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। तो सुल्तान ने कहा, गजनबी ने, अरे ऐसी कौन सी कविता लिखता है, कितना फेमस हो गया, चल लिख कविता, मेरे सामने लिख और देखता हूँ, याद रखना जितनी कविताएं तू लिखेगा मुझे अगर पसंद आ गई तो उतनी सोने की दिनार दूंगा। फिरदौसी ने कहा पक्की बात? उसने कहा पक्की बात, लिख के ले ले। फिरदौसी कहे ठीक है। गए, अब फिरदौसी वहाँ से चले गए, दरबार से फिरदौसी चले गए। 27 साल से वो कविता लिख रहे थे, पहले से ही लिख रहे थे, 27 साल से, मतलब 27 साल पहले से ही कविता लिख रहे थे। फिर 3 साल बाद वापस आए, यानी 30 साल मेहनत किए और क्या तैयार कर दिया उन्होंने? शाहनामा। क्या तैयार कर दिया? शाहनामा। 60,000 कविताओं का संग्रह खड़ा कर दिया, शाहनामा। ठीक, 30 साल की मेहनत करके। जब उसने कहा उसके 27 साल पहले से शुरू कर, 30 साल की मेहनत से शाहनामा तैयार किया।
और लेकर हाजिर हो गए दरबार में। दरबार में पढ़ा। अब इतनी कविताएं कौन पढ़ेगा? 4, 6, 10, 100, 50 पढ़ा गजनी ने। गजनी पढ़ा लिखा था, इस्लाम को मानता था, उसके घर में सब इस्लाम को मानते थे, सुन्नी धर्म के। पढ़ा, उसको सब कविताएं पसंद आई। उसने कहा ऐसा है भैया फिरदौसी, ईमानदारी से बता रहा हूँ, अब्बा कसम, तुम्हारी सारी कविताएं पसंद है मुझे, लेकिन समस्या जानते हो क्या है कि 60,000 सोने की दिनार में तुमको दे नहीं सकता। मैं तो सोचा 150 लिख के लाओगे, 150 पकड़ा दूंगा। यार तो इतना लिख के लाए हो, कौन देगा? मैं कितना मार पीट करके आया हूँ, रास्ते में ईंट पत्थर खाते हुए आया था, जाटों ने मारा है, सर फूट गया। भाई साहब कसम खा के कह रहा हूँ, देख लो आके, इतनी सोने की मुद्राएं नहीं दे पाऊंगा, दिरहम दे देता हूँ। दिरहम उससे कम वैल्यूएबल चांदी की हुआ करती थी, दिरहम दे दो। फिरदौसी ने कहा कि वादा खिलाफी हुजूर, सुल्तान होकर इतने बड़े, द ग्रेट सुल्तान, आप वादा खिलाफी कर रहे हो? सुल्तान ने कहा देखो ऐसा है, वादा खिलाफी अपनी जगह है, सोने का सिक्का अपनी जगह, मर जाऊंगा लेकिन दूंगा नहीं। फिरदौसी ने कहा फिर हमें दिरहम भी नहीं चाहिए, हम गोइंग, कह के चला आया। और आने के बाद एक कविता फिर लिख दिया, जिसमें उसने साफ साफ लिख दिया कि सुल्तान ने किया वादा खिलाफी। और पूरी गली पूरे मोहल्ले में बट गया, वो पंक्तियाँ और पूरे गली मोहल्ले में फैल गईं, बेइज्जती होने लगी। फिर जाके बाकी दरबारी जो थे उसको बुलाए, फिरदौसी को। अच्छा, फिरदौसी दरबारी कभी नियुक्त कर लिया गया था उसी दिन से, ठीक है। वो 3 साल जो मेहनत किया दरबारी कवि के रूप में ही किया था, दरबारी कवि भी था। फिर बुलाए फिरदौसी को, लेकिन फिरदौसी आया ही नहीं डर के मारे। कहा अब की बार वो सुल्तान छोड़ेगा नहीं, गुंडई भी उतारू है। जब काफ़ी बुराई हो गई, काफ़ी बेइज्जती हो गई सुल्तान की, महमूद गजनबी की, तब उसने फिर दिनार भर के पूरे गाड़ी में भर के भेज दिया। कहा लेके आओ, बड़ी बेइज्जती करा रहा है ये बुड्ढा। जब लेके गए फिरदौसी के घर पहुँचे, एक गाड़ी भर कर दिनार सोने की, तो देखे फिरदौसी की लाश निकल रही थी। मतलब गजनबी वो कर्ज से मुक्त नहीं हुआ, चुका नहीं पाया। और 1030 में गजनबी की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1030 में। कितने वर्ष की अवस्था में? 59 वर्ष की अवस्था में गजनबी की मृत्यु हो गई। चलो कल मोहम्मद गोरी के बारे में भी बता देंगे। मोहम्मद गोरी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद कासिम, महमूद गजनबी, इन सब से हटके उसका उद्देश्य था। वो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना चाहता था, राज्य करना चाहता था। तो उसके बारे में बताएंगे कल, ठीक है। टुडेज